हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के माइंड मैप के बारे में। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है डॉबिनियर ट्रेड, जिसके अंदर उन्होंने 3 तरह के ट्रेड दिए थे। वे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो बीच वाला एलिमेंट होगा इन तीनों एलिमेंट्स में से उसका जो मास होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा पहले और तीसरे एलिमेंट के। क्या क्या ट्रेड दिए थे उन्होंने? सबसे पहला दिया था लिथियम, सोडियम और कैल्शियम। यानी जो सोडियम का मास होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा लिथियम और कैल्शियम के मास का। सेकंड ट्राइड दिया था उन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और थर्ड था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, ये था डॉबिनियर ट्रेड। इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसके अंदर वो क्या कहते हैं कि हर आठवां एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन ये बात कहां तक वैलिड है? ये बात सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड है। यानी कैल्शियम तक ही आप कह सकते हैं कि आठवां एलिमेंट जो है सेम प्रॉपर्टी रखेगा। उसके बाद बात आती है मैनली पीरियोडिक लॉ की। मैनली पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक फंक्शन होगी किसका? उसके एटॉमिक वेट का। यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को जब हम अरेंज करेंगे एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो वो पीरियोडिक फंक्शन होगी, यानी रिपीटेशन होगा उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का उनके एटॉमिक मास के या एटॉमिक वेट के बेसिस पर। लेकिन ये थ्योरी बाद में जाकर थोड़ी गलत हो जाती है। यानी जो एटॉमिक वेट के कॉरस्पॉन्डिंग वो क्लासिफिकेशन कर रहे थे डिफरेंट एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में, वो हो जाता है गलत, क्योंकि उससे ज्यादा प्रॉपर्टी काफी सारे एलिमेंट्स की नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर बाद में सबसे अभी तक का जो सबसे अच्छा लॉ है वो आया है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसे मोजले ने दिया था। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन तो होगी, पर एटॉमिक वेट का नहीं, एटॉमिक नंबर्स का। इसलिए हम देखते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स अरेंज हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सेम आने का कारण उसका एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास। ठीक है बेटा। तो इसके बाद अब कुछ ट्रेंड की बात आती है। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि पीरियड क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं। जो ऐसे वर्टिकल रोज होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पीरियड। ऐसे वर्टिकल रोज कितनी हैं? 7। तो हमारे पास पीरियड कितने हो जाएंगे? 7 पीरियड हो जाएंगे। जबकि ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास? हमारे पास टोटल 1 से लेके 18 यानी 18 ग्रुप्स होते हैं। चलिए आगे अब हम बात करते हैं किस किस तरीके से हमने क्लासिफाई करा है अलग अलग एलिमेंट्स को। हमने एलिमेंट्स को 4 जगह क्लासिफाई करा है। उन्हें क्या कहते हैं? ब्लॉक्स कहते हैं। पहला एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और फिर एफ ब्लॉक के क्लासिफाई करा। एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? ग्रुप नंबर 1 आता है और ग्रुप नंबर 2 आता है। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसके अंदर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS1 फॉर ग्रुप नंबर 1, NS2 फॉर ग्रुप नंबर 2। इसी तरीके से जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, यानी पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स क्लासिफाई करेंगे वो कौन कौन से ग्रुप में करे गए हैं? ग्रुप नंबर 13 to 18 को हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP1 to 6। यानी 13 ग्रुप होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NS2 NP1 हो जाएगा। 14 का क्या होगा? NS2 NP2। 15 का क्या होगा? NS2 NP3। 16 का क्या होगा? NS2 NP4 हो जाएगा। और 17 का हो जाएगा NS2 NP7। और लास्ट जो 18 ग्रुप बचा उसका हो जाएगा NS2 NP6 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक दूसरा नाम भी होता है। क्या नाम होता है इनका? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं, इस वजह से इनका नाम हो जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1 D1 to 10 NS 0 से 2। लास्ट आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का भी एक दूसरा नाम होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ग्रुप नंबर 3 में पाए जाते हैं केवल। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है N-2 F1 to 14 N-1 D1 to 0 to 1 और NS2। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। चलिए उसके बाद हमारे पास आती है ट्रेंड्स। डिफरेंट ट्रेंड्स आते हैं। सबसे पहला ट्रेंड आता है एटॉमिक रेडियाई का, यानी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की जो रेडियाई होगी वो कैसे वेरी करेगी ना पीरियोडिक टेबल। तो जैसे ही हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसका जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो उसके कारण जो साइज है वो
घटने लगता है, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यानी इधर से उधर जब हम मूव करेंगे तो एटम जो होगा उसका साइज छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेडियस होगी वो भी घटती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन यदि हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं यानी ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती रहती है। क्या होती रहती है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगी तो वहां पर रेडियस जो है वो बढ़ जाएगी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की। तो ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सेकंड बात आती है आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट से या एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये कैसे वेरी करती है, ये लेफ्ट से जैसे ही हम राइट की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज होने लगती है। क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ने लगता है। लेकिन यदि हम टॉप से बॉटम जाएं यानी ऊपर से नीचे जाएं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, दूर हो जाता है तो उसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। आसान हो जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटने लगती है। यहाँ पर आपको इन दो पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी। इसका साइज छोटा है लेकिन ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा, हाफ फील्ड होता है। हाफ फील्ड होता है तो ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यदि ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसी तरीके से हमें बेरिलियम में देखने को मिलता है कि बेरिलियम की भी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है बोरॉन से। क्यों, क्योंकि बेरिलियम के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फुल फील्ड है, यानी फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना भी डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा आ जाती है एज कंपेयर टू बोरॉन। अगली टर्म आती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी यानी निकलेगी जब हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर। तो जैसे ही हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है, यानी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होने लगती है इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने लगेगी। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ने लगेगा। जेड इफेक्टिव मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर वाला न्यूक्लियस बहुत अच्छे से खींचने लगेगा। यदि आप इलेक्ट्रॉन दिया और झट से उसने खींच लिया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो गई तो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। ऊपर से नीचे जाने पर जैसे हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो जेड इफेक्टिव घटता है तो दूरी हो जाती है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस के बीच की भी दूरी ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। इसके अंदर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, हम जानते हैं कि भाई क्लोरीन का साइज बड़ा है, तब भी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है और उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 2p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, हमें छठा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन यानी छोटा साइज है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वहां पर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिवली चार्ज है सब, और आने वाले इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है, तो सेम चार्ज के होने की वजह से रिपल्शन होगा तो एडिशन डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा है तो उसके अंदर उतना ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं लगा पाते, यानी जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतना अच्छे से रिपेल नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान होगा जोड़ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। इसी वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा हो जाती है फ्लोरीन से। ठीक बात है। अगला हमारे पास आता है मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, नाम से क्या पता चल रहा है, मेटल, यानी मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, यानी ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन के लॉस की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की लूज करने की कैपेसिटी या टेंडेंसी की बात करेंगे। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं साइज क्या होता है, बड़ा होता है, जेड इफेक्टिव घटता है, साइज बड़ा होता है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकलने में आसानी होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं क्या होता है, साइज घटता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव यदि बढ़ गया तो बहुत अच्छे से संभाल रखा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने, यदि बहुत अच्छे से संभाल रखा है तो निकलना नहीं चाहेगा तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर
घट जाता है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो वो इससे जस्ट अपोजिट होता है। जैसे ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्लियर है? चलिए, और लास्ट यहां पे बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर कोवलेंट बॉन्ड में किसी भी पर्टिकुलर एटम की टेंडेंसी की जो उसके बीच में बॉन्ड बना है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी किसी भी पर्टिकुलर एटम की किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन अच्छे से खींचेगा, जिसका छोटा साइज होगा, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। तो लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा शो करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को झट से खींच लेगा। इसी वजह से फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्योंकि सबसे छोटा साइज है उसका और सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव है सेकंड पीरियड के अंदर। ऐसे ही हम जब ऊपर से नीचे जाने यानी टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होने लगती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है, जेड इफेक्टिव घट जाता है। जेड इफेक्टिव घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से नहीं खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हमें बात करते हैं, जैसे कोई भी आपके पास एक एटम है, उससे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। और यदि उस एटम के कॉरेस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो एनायन बनेगा। और ऐसा देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पेरेंट एटम से यदि कैटायन बना है और एनायन बना है तो उसके अंदर किसी भी पेरेंट एटम से बनने वाले कैटायन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी ए पॉजिटिव कैटायन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए माइनस। तो ओवरऑल ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हो जाएगा, ए प्लस की सबसे ज्यादा, फिर ए की, फिर ए माइनस की। क्लियर है बात ये? तो यहां पर जो है हमने पूरा चैप्टर ये है माइंड मैप में कवर कर लिया है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और साथ ही साथ बाकी चैप्टर्स के सारे चैप्टर्स के मैंने वन शॉट ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके अपलोड करे जा रहे हैं तो उनको ध्यान से देखें ताकि आप अपने एग्जाम में बढ़िया तरीके से फोड़ सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।